नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज के इस खास एपिसोड डॉक्टर साहब में जो डॉक्टर साहब का एपिसोड है इसमें आज लेकर आए हैं लंग्स इन्फेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रवि गोड से, इनसे इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये लंग्स इन्फेक्शन होता क्या है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह क्या है और ये कितना प्रभावित हमारे शरीर को कर सकता है। सबसे पहले डॉक्टर रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक जो कॉमन चीज़ है जो आजकल मौसमी भी कह सकते हैं आप उसे, लेकिन लंग इन्फेक्शन क्या होता है? सरल भाषा में आप पहले यही दर्शकों को समझाएं कि ये है क्या, ये टर्म क्या है? ये लंग इन्फेक्शन मतलब अगर आपको जैसा हम लोग बोलते हैं जुकाम हो गया, मतलब साइनस में इन्फेक्शन हो गया। आइटिस, ITIS, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। साइनसाइटिस मतलब साइनस का इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस, वो जो लंग का जो ट्यूब्स होता है उसका इन्फेक्शन। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन हर एक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये जो लंग इन्फेक्शन मतलब अगर आपको कुछ सर्दी जुकाम हो गया और वो फेफड़ों में चला गया, कि जिसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, ब्रोंकिएक्टाइसिस बोलते हैं, उसमें अलग क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। लेकिन ये लंग इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ठीक भी होते हैं लोग। सबसे अहम है जो 3 तरह के लंग डिसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, मतलब COPD, एम्फीसीमा और एज्मा। वो भी बुजुर्गों में भी होता है, जिसको हम लोग एज्मेटिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी के इन्फेक्शन तो इंडिया में टीबी भी काफी है, फेफड़ों का इन्फेक्शन। लेकिन क्या होता है ना, ये लंग्स मतलब हम लोग जहाँ पे हवा एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये जो हवा हम लोग सांस लेते हैं वो सांस जाता है लंग्स के यूनिट तक, जिसको हम तक अल्वियोलाई बोलते हैं। और जब तक अल्वियोलाई तक पहुंचता है, उन जो रास्ते होते हैं उनको कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, मतलब वो जो लंग के जो रोड्स होते हैं। तो मानो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में काफी बिल्डिंग्स है, और वो बिल्डिंग्स में जाने के लिए A विंग, B विंग, C विंग, इसलिए छोटे छोटे रास्ते हैं। वो रास्तों का मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स, और वो जो इमारतें हैं उसका मतलब अल्वियोलाई। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है ये रास्तों पे, छोटे छोटे रास्तों पे, इसलिए आपको खांसी आ रही है, आप बलगम निकाल रहे हो। निमोनिया का मतलब ये है कि वो रास्तों में नहीं है सिर्फ इन्फेक्शन, वो इमारतों में घुस चुका है, अल्वियोलाई में घुस चुका है। और अल्वियोलाई मतलब जो इमारतें हैं उनकी जो दीवारें हैं, वो दीवारों को अफेक्ट कर रहा है, उसको निमोनिया बोलते हैं। और ब्रोंकिएक्टाइसिस का मतलब क्या है कि वो बीमार, वो जो दीवारें हैं वो इतनी उनके ऊपर प्रेशर आया है कि वो भी हमेशा के लिए खराब हो गई है। तो वो पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाद में आता रहेगा। इसलिए इन्फेक्शन का अच्छी तरह से ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक सबसे अहम चीज बोल देता हूँ, वो अगर ये देख रहा है ना, तो पूरा इंडिया का नजरिया बदल जाएगा। मैंने कोविड के बारे में भी कहा था HRCT में, पेशेंट पहले ठीक होता है और उसका एक्सरे बाद में। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, बड़ा निमोनिया है, एक्सरे पे उसने दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, अभी उसको देखना है कि क्या वो निमोनिया चला गया, क्या वो निमोनिया के पीछे छुपा हुआ कोई कैंसर तो नहीं है ना। वो देखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे करो, ये जानने के लिए कि निमोनिया गया है। अगर आपने 1 हफ्ते में एक्सरे किया तो वो निमोनिया वापस फिर दिखेगा आपको। पेशेंट पहले ठीक होता है, पेशेंट का एक्सरे बाद में ठीक होता है। तो एक्सरे पे जो चेंजेस है वो दिखते रहते हैं अगर पेशेंट भी ठीक हुआ तो अगर आपको फॉलो अप एक्सरे करना हो या फॉलो अप CT स्कैन करना हो निमोनिया के लिए, तो आपको 4 से 6 हफ्ता रुकना चाहिए। तो 4 से 6 हफ्ते बाद आप वो एक्सरे करें ताकि आपको ठीक तरह से पता लगे। लेकिन ये लंग इन्फेक्शन जो कहते हो ना, हमेशा एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। कभी कभी वायरल हो सकता है, कभी कभी इरिटेशन की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, कि अगर हवा में धूल बहुत है या हवा में
कार्बन के फ्यूम्स है, पेट्रोल के फ्यूम्स है, वो आपके फेफड़ों में चले गए। फेफड़ों में चले गए तो फेफड़ों में लगता है कि सोसाइटी वालों को लगता है कोई बाहर का आदमी आ गया है, तो बाहर के आदमी को निकालने के लिए वो कैसा निकालेंगे? वो रास्ते पे जो पैसा पानी मारते हैं ना, वैसा म्यूकस आता है। वो म्यूकस में जो बाहर के जो आदमी आए उनको ट्रैप करते हैं और फिर खांसी करके उनको फेंक देते हैं, जैसा बलगम आता है वैसे। तो वैसे सोसाइटी जैसा निकाल देती है, तो वो ब्रोंकाइटिस होता है। वो ब्रोंकाइटिस अपने आप भी ठीक हो सकता है अगर आपने पोल्यूशन कम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आपको, अगर आप खांस रहे हो तो थोड़ा जुकाम जैसा हुआ है और खांस रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एंटीबायोटिक ही खाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक खाते रहे तो आपको बॉडी को आदत पड़ जाएगी। तो हर टाइम तो एंटीबायोटिक तो नहीं खा सकते ना, गोली जितनी कम हो उतनी खानी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ये लंग इन्फेक्शन के ऊपर आप इतना मत फोकस करो। अगर आपको फोकस करना है तो आप ये करो कि बुजुर्गों में जो एज्मा होता है, एज्मेटिक ब्रोंकाइटिस क्या है, सीओपीडी क्या है, मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, और एम्फीसीमा क्या है, वो ज्यादा अहम है। सर अगला यही सवाल था कि आखिर देखिए लंग्स इन्फेक्शन से ही जुड़ा हुआ ये तीनों चीज़ें हैं। जैसे हम कैसे समझेंगे कि किसी को एज़मा है या फिर सीओपीडी है, ये क्रोनिक कैसे कब बन जाता है? और दूसरा सवाल ये कि ये निमोनिया भी इतना जानलेवा साबित हो सकता है क्या? क्योंकि अभी हाल ही में पिछले महीने ही हमारे यहाँ पर एक बड़े दिग्गज नेता थे जिनकी डेथ हो गई, वो भी निमोनिया की वजह से। तो ये क्या जानलेवा होता है? जो हमारे एम्स से रिपोर्ट आई थी, एम्स की रिपोर्ट में ये बताया गया कि उन्हें निमोनिया था, निमोनिया की वजह से हो गया। तो जो आप कह रहे हैं कि अस्थमा वाली बात, ये भी बुजुर्गों में ही सिर्फ नहीं है, अब ये केस युवाओं में भी बढ़ने लगा है और हमने कई बार देखा है कि ये जो है यूथ में भी है और यहाँ तक कि 15 साल, 10 साल, 8 साल तक के बच्चों में भी अब ये देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों में से ये नहीं नहीं, इसमें नया कुछ नहीं है राजू जी। पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन की वजह से ये सब होता है। सीओपीडी, एम्फीसीमा, एस्मा के रीजन अलग है। इन्फेक्शन से वजह से वो ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन के वजह से ये होता नहीं है। अगर न्यूमोनिया है तो हाँ खतरनाक हो सकता है। कोविड न्यूमोनिया देख लेना हमने, वायरल न्यूमोनिया कितनी खतरनाक थे सेकेंड वेव में। लेकिन ये अलग अलग बातें। और जो एस्मा की बातें करते हो, वो एस्मा बच्चों में काफी होता है। कुछ कुछ बच्चे चाइल्डहुड में उनको एस्मा होता है, जब तक वो 18-19 साल के हो गए वो ठीक होते हैं, और बुजुर्ग होने के बाद उनको वापस एस्मा आता है 60 के बाद, तो वापस आता है वो। कुछ लोगों को चाइल्डहुड में एस्मा नहीं होता और उम्र 60 साल की हो गई उसके बाद एस्मा आता है। तो ये एस्मा का मतलब क्या है? एस्मा का मतलब क्या है कि ये जो सोसाइटी के जो बिल्डिंग्स है उनके तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, वो रास्तों में नैरो हो जाते हैं, उनमें स्पाज्म आता है। तो इरिटेशन के या किसकी भी जो एस्मा का ट्रिगर है उसके वजह से वो रास्ते नैरो होते हैं, वो ब्रोंकियल ट्यूब्स नैरो होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो उसका सिम्टम क्या है? फिर सिम्टम ऐसा लगता है कि सीने में कुछ ऐसा कंजेशन हो गया है, जकड़न, हाँ जकड़न टाइप का। जकड़न हो रही है, हवा नहीं आ रही है, और उसके वजह से बॉडी खांसने लगती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कुछ ब्लॉक है तो उसको निकालना चाहिए, तो निकालने के लिए बॉडी खांसने लगती है। तो जकड़न होना, सांस कम, हवा कम पड़ रही है ऐसी सांस फूल जाना, ऐसी भावना हो जाना, और खांसी होना, ये एस्मा के लक्षण है। तो एस्मा क्या बुजुर्गों में आ सकता है जिनको बचपन में नहीं था? आ सकता है, 60 साल के बाद आ सकता है। तो किसकी वजह से आ सकता है वो? अरे काफी चीजें हैं। इन्फेक्शन तो बहुत कम है उसमें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पोल्यूटेंट्स है, इरिटेंट्स है, काफी चीजों से आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एस्मा और सीओपीडी का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले कैसा, मतलब खुली हवा में हम चलते थे, कितना सुंदर था, कितने पेड़ हुआ करते थे। अभी जिधर देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पॉल्यूशन भी एक वजह है। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट वो खेतों में जो है वो उसको जाल देते हैं, जो बोलते हैं ना, वो दिल्ली में होता है वो सब, पराली जलाया जाता है। हाँ। सूट आ जाती है।
जिधर जाओ ये सब बिल्डिंग बन रहे हैं, उनका ये कंक्रीट चल रहा है, ये सब जो केमिकल्स, वो लोग ट्रैफिक में बैठे हैं, हॉर्न का तो नॉइज पोल्यूशन हो ही रहा है, लेकिन वो बैठे बैठे वो गैसेस निकल रहे हैं, वो सब, वो थिक हवा, अगर ठंड हवा है तो हवा ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, वो तो ठंड हवा में वो पॉल्यूशन मिला के इतना सब ऐसा सब इतना झोल हो गया है ना, तो उसका सब हमको एक्सपोजर हो रहा है। तो उसके वजह से ये एस्मा की चीजें बढ़ने लगेंगी, एस्मा का पैंडेमिक आ जाएगा, सीओपीडी का आ जाएगा। तो इसके वजह से आपको दो चीजें करनी है, एक आपको करनी है और दूसरा गवर्नमेंट से करवानी है। ये सब बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो सब सब कुछ चालू है, वो कम होना चाहिए। ये मतलब अगर करना है तो एकदम बाहर दूर जाके कितना भी चालू, कितना लफड़ा करते हैं हम लोग, कितना, और जितना हो सके आप खुली हवा में चल के आओ। ये ट्रैफिक विफिक को अगर अवॉइड कर सको, मतलब कैसे अवॉइड करोगे, अगर दिल्ली में रहते हो तो कैसे, दिल्ली में ही रहते हो, यहाँ तो पॉल्यूशन भी ज्यादा है अगर। हाँ। पॉल्यूशन को कैसे अवॉइड करोगे, राइट। तो पॉल्यूशन को अवॉइड करना एकदम अहम है, राइट। तो इसलिए कुछ लोग, जब पॉल्यूशन भी कम हुआ था, जब मास्क आए थे कोविड में, तो ये जो बाकी के चीजें जाती है ना, खांसी में जाती है थोड़े थोड़े, वो मास्क से, लेकिन वैसा जापान और कोरिया में आपने देखा, चाइना में आप अगर बीजिंग गए हो, तो मैं जब बस में जा रहा था, मैं अकेला था जिसने मास्क पहना नहीं था, और वो कोविड के 2 साल पहले था, 2-3 साल पहले, सब लोग मास्क में थे वहां पे। ऐसा जरूरत नहीं है मास्क वास्क पहनने की, मतलब ना मुंह छिपा के जियो ना सर झुका के जियो, अगर भगवान चाहता हम मास्क पहने तो मास्क पहन के ही भेजता था ना। तो लेकिन पोल्यूशन से बचने के लिए और कुछ करना चाहिए ना हमको। तो कुछ तो हमारे हाथ में है, कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में इतना पोल्यूशन है तो क्या कर सकते हो उसके लिए। लेकिन ऐसे जो दुनिया के बड़े बड़े शहर है, उन्होंने काफी कुछ चीजें की है पोल्यूशन कम करने को। ये अभी दिल्ली में है कि नहीं पता नहीं है, हम सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये, या ऑड और इवन डे का जो नेम प्लेट्स होता है, कि अगर आपका गाड़ी का नंबर प्लेट ऑड है, विषम है, तो आप सिर्फ मंडे वेंसडे फ्राइडे को गाड़ी चला सकते हो। ऐसा बड़े बड़े रूल्स है। एथेंस ग्रीस में जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैं 3 दिन के लिए गया था, और मेरे गाड़ी का नंबर था, वो बोले आप मंडे को ड्राइव नहीं कर सकते, वेंसडे को ड्राइव नहीं कर सकते। बोला साला 3 दिन का पैसा लिया है और सिर्फ ट्यूसडे को गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ एथेंस ग्रीस में। तो ऐसे बड़ी कड़े नियम है अभी यूरोप के कभी शहरों में। हमें भी वो सब लाना चाहिए, जितना पोल्यूशन हम कम कर सके उतना एजमा कम करेंगे, ब्रोंकाइटिस भी कम करेंगे। तो सर ये एजमा जिसकी बात कर रहे हैं ये, और क्रोनिक वाला में क्या है, ये दोनों में जो है डिफरेंस लोगों को समझ में नहीं आता। एजमा में क्या होता है, टेम्पररी होता है, मतलब वो जो जकड़न होती है वो टेम्पररी होती है, तो वो कुछ कुछ लोगों में ज्यादा होती है, तो कभी कभी वो अपने आप चली जाती है, कभी कभी उसका ट्रिगर होता है कि स्टमक में एसिड है, आपने थम्स अप पिया है या कोक पिया है, उसके वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से होता है, ठंड की वजह से होता है, कसरत की वजह से होता है। तो एजमा को कैसा करना है कि वो जो ट्रिगर है वो निकाल दो। कुछ कुछ लोगों में फिर एजमा का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, अगर बहुत ही खराब है तो। वो ट्रीटमेंट क्या है कि जिसको हम लोग स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो बीटा को, तो बीटा को स्टिमुलेट करके वो जो सोसाइटी में जाने वाले जो रोड है उनमें से जकड़न कम करते हैं। और अगर कुछ न बन पड़ा तो फिर स्टीरॉयड सिर्फ तज्ञ डॉक्टर ही आपको दे सकता है। जो इनहेल स्टीरॉयड है जो ऐसा हम लोग लेते हैं, वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है, वो है एजमा। दूसरा जो क्रॉनिक चीज है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेसिमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये जो आपके रास्ते, छोटे छोटे रास्ते सोसाइटी में, ए विंग बी विंग सी विंग की तरफ जा रहे हैं, वो रास्तों की कम होने लगते हैं, उसमें थोड़ा ब्लॉकेज आना लगता है, तो उसकी वजह से हम हमेशा खांसते रहते हो, तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज बोलते हैं। और एम्फेसिमा में क्या होता है, ये जो, मानो ये जो हवा है ना, हम लोग हवा लेते हैं, वो लोग है और उनको रास्ते पे चल के वो सोसाइटी के बिल्डिंग में जाना है। तो अगर रास्तों की रुंदी
कम हो गई, रास्ते जकड़न हो गई, तो ज्यादा लोग चल नहीं पाते ना, सो ज्यादा हवा जा नहीं सकती बिल्डिंग में। और एम्फीसीमा में क्या होता है कि बिल्डिंग बड़े होते हैं, जहाँ पे 5 फ्लैट थे वहां पे 50 हो गए एम्फीसीमा, तो अल्वियोलाई बढ़ गए। तो कंपैरेटिवली लोग कम हो गए ना, पहले 5 अपार्टमेंट में 5 लोग थे, अभी 50 अपार्टमेंट में 5 लोग हैं, तो हवा कम हो गई ना वो साइज के मुताबिक। सो वो हो गया एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस, ये अभी हम बुजुर्गों में ज्यादा बात करेंगे इसकी। ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन एस्मा की ट्रीटमेंट अलग है, एम्फीसीमा ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि एस्मा को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा में भी जरूरत हो सकती है ये इनहेलर ले ले वो जकड़न कम करने के लिए, लेकिन उसमें ओवरलैप कम होता है। क्या ये लॉन्ग टर्म भी होता है जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की लॉन्ग टर्म सर्जरी ही करना होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग कुछ टर्म नहीं में? होता अच्छा है इसमें। हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन ही ये है सीओपीडी का, कि आपको 2 साल तक सिम्टम है और हर साल में 3 महीने से ज्यादा है। तो सिम्टम मतलब क्या? खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, और जिसको हम लोग मेड स्कूल में इंडिया में कहते थे ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर्स, मतलब वो थोड़े नीले लगते, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उनमें सूजन आने लगती है ब्रोंकाइटिस में। एम्फीसीमा में पिंक पफर्स, मतलब वो ब्लू नहीं लगते, रेड ही रहते हैं, लेकिन पफर्स मतलब उनको ऐसा हमेशा उनकी सांस फूलती रहती है, क्योंकि वो बिल्डिंग काफी बढ़ गए, ज्यादा जगह नहीं है, हवा ज्यादा मूव नहीं हो रही है। एस्मा में जकड़न होती है, तो एस्मा स्टीरॉयड के बगैर अगर सीरियस है तो स्टीरॉयड, इनहेल स्टीरॉयड्स के बगैर ट्रीट करना मुश्किल है। सीओपीडी एम्फीसीमा में कभी कभी स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सब तज्ञ डॉक्टर करें, और स्टीरॉयड का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा है। तो पता कैसे चले? हाँ, नहीं उससे पहले ये बताइए कि स्टेरॉइड का हम जितना कम हो, जब क्रोनिक होगा तो फिर क्रोनिक में तो कंटिन्यू स्टेरॉइड लेने ही पड़ेंगे ना, अगर आपकी क्रोनिक सीओपीडी है। तो जैसा अगर कह रहे हैं कि आप जल्दी नहीं, ठीक भी अगर नहीं होता। क्रॉनिक सीओपीडी है आपको, सीओपीडी का मतलब ये नहीं है कि सीओपीडी है मतलब क्रॉनिक ही है, उसमें एक्यूट सीओपीडी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर क्रॉनिक है तो, लेकिन ये सही नहीं है कि सब चीज के लिए आप दवाई ले पाए। मेरा ये मानना है, कैसे ठीक है बिना मेडिसिन स्टेरॉइड का? सर कैसे होगा बिना स्टेरॉइड का? क्रोनिक ठीक होता है क्या? परमानेंट है सॉल्यूशन इसका कुछ? हाँ देखो, आपका ट्रिगर क्या है वो भी देखना पड़ता है ना। पहले बहुत लोग स्मोक करते थे, 1954 तक हमको पता भी नहीं था कि स्मोकिंग खराब है। वो स्मोकिंग वाले लोगों को सबसे ज्यादा ये होता था सीओपीडी एम्फीसीमा। अभी स्मोक लोग कम करते हैं। अगर आपने कोई भी फिल्म देख ली 1980s की और 2010 की, 2010 में कितने आपको देखते हैं कि हीरो स्मोक कर रहे हैं, और 1980s की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो स्मोक नहीं कर रहा है? तो स्मोकिंग अभी बहुत कम हो गए, तो वो अच्छा है सीओपीडी के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन स्मोकिंग की जगह पे हम लोग पोल्यूशन लेके आए, वो तो स्मोकिंग से भी ज्यादा वर्ष है, यू नो। तो ये पोल्यूशन की वजह से, अगर पोल्यूशन की वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है, जकड़न हो रही है, खांसी आ रही है, तो पोल्यूशन, स्टीरॉयड खाने, दिल्ली में बैठ के स्टीरॉयड खाने से अच्छा है कि मथुरा जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मथुरा में भी पोल्यूशन है ना, मुंबई में तो है, मुझे पता है, पुणे में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद, सब जगह पे मैस हो गया है अभी पोल्यूशन का। पूरे भारत में कम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि, और देखो स्टीरॉयड अगर मुंह से खाना पड़े तो इसका मतलब सीओपीडी की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो किसी तज्ञ डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर स्टीरॉयड आप इनहेल से ले रहा है कोई आदमी, इनहेल स्टीरॉयड, तो वो भी बॉडी में एब्सॉर्ब हो सकता है। और स्टीरॉयड्स के काफी साइड इफेक्ट्स है, वजन बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, एक्सिस सेपरेशन हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, काफी उसके प्रॉब्लम है। तो अगर कोई आपका पेशेंट है जो अभी ये सुन रहा है और उसको सीओपीडी है या एज्मा है और वो स्टीरॉयड का ये इस्तेमाल करता है, तो वो इस्तेमाल करने के पहले मुंह पानी से धोना, या जिसको हमको गार्गलिंग बोलते हैं, वो अच्छा होता है। उसके वजह से स्टीरॉयड का अब्सॉर्प्शन थोड़ा कम होता है। और वो जो आप पंप यूज करते हो
वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पंप कैसा इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग वापस दवाई की तरफ जा रहे हैं। हम दवाई की ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अभी प्रिवेंट अगर करना है तो अगर आपको फ्लू हो गया, ओके, वायरल इन्फेक्शन, तो फ्लू के बाद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू का वायरल ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसलिए हम लोग फ्लू का टीका देते हैं। जाड़ों की मौसम में फ्लू का टीका देते हैं। भारत में देते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी ये फैशनेबल नहीं है टीकों के ऊपर बात करना, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या क्या चल रहा है, टीके के वजह से ये हुआ वो हुआ, तो अभी कोई टीके की बात नहीं करता। अमेरिका में हम लोग फ्लू का टीका देते हैं हर साल। अभी एक आरएसवी करके इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, बहुत अहम बात है। वो पहले सिर्फ बच्चों में होता था सीरियस, अभी बुजुर्गों में भी दिखने लगा है पिछले 2 साल से। तो अभी अमेरिका में आरएसवी का भी टीका लगता है। ऐसा नहीं कि मैं आया हूं आपके शो पे तो किसी फॉरेन वैक्सीन की बात करते जाऊंगा। तो फॉरेन कंपनी है, ड्रग्स कंपनी है, वो पैसा बनाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और वो के खैरात नहीं है कि क्या उनका चैरिटी के लिए नहीं, उनका वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो कुछ कुछ वैक्सीन उनके अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बुरे होते हैं। बुरे मतलब उसका कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर इंडिया में कोई अफ्लुएंट आदमी है, मतलब अपर मिडिल क्लास में है, उसको ये सब रिस्क कम करना है, तो वो अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकता है कि क्या फ्लू का टीका लेना चाहिए, क्या आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का टीका लेना चाहिए। और सबसे अहम बात है, न्यूमोनिया का भी टीका आता है। तो न्यूमोनिया का 10 और 20 करके अभी 2 नए टीके हैं। पहले न्यूमोनिया 13 और 23 के टीके थे। हम लोग 65 साल की उम्र के बाद अमेरिका में सबको दे देते ये टीका, ऑफर करते हैं, हजारों करोड़ों लोग लेते हैं। इंडिया में लेते कि नहीं पता नहीं मुझे, इंडिया प्रैक्टिस करके अभी 20-25 साल हो गए। तो आप अपने डॉक्टर के साथ आराम से बात कर सकते हो कि क्या न्यूमोनिया का वैक्सीन है, क्या मैं ले सकता हूं। तो इसके वजह से इन्फेक्शन कम हो सकता है। इन्फेक्शन कम हुआ तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टाइटिस, बाकी के सब लफड़े भी कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, और सीओपीडी का मैं इस पे जा रहा था। मैं सीओपीडी के बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट में हमने एक पोस्ट किया था, उसमें बार बार लोग कह रहे थे कि सर अगर हम कंटिन्यू अगर ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो क्या इसे परमानेंट सॉल्यूशन है, हम इससे निकल सकते हैं, कैसे निकले इससे, क्योंकि हम कंटिन्यू, हमें डॉक्टर ने बोला कि आप लो, लेना ही पड़ेगा, जैसे इन्हेलर से लो या फिर किसी और भी तरीके हैं उनसे लो, लेकिन आपको स्टेरॉइड के बिना आप सीओपीडी से नहीं निकल सकते। तो आपकी राय में, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो परमानेंट सॉल्यूशन है, या इसका कोई मेडिसिन परमानेंट हो? नहीं नहीं, देखो, मेडिसिन परमानेंट मतलब मेडिसिन तो रोज खाना पड़ेगा ना। अगर सीओपीडी इतना आगे बढ़ चुका है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फेसिमा या एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस, कि आपको दवा की जरूरत, आप ये सोचो कि आप लंग के ऊपर जो भार डाल रहे हो वो कैसा कम करे, पोल्यूशन कम करे, इन्फेक्शन का चांस कम करे, वजन कम करे। वजन कम करे तो भी बहुत उसका फायदा होता है। एम्फेसिमा के कुछ कुछ पेशेंट्स का, जिसको हम लोग पल्मोनरी कैचेक्सिया बोलते हैं, उसके वजह से उनका वजन ऑलरेडी कम होने लगता है। लेकिन उसमें डाइट की बात होती है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाए डाइट में, तो वो भी उसकी बात आती है कि प्रोटीन बढ़ाए डाइट के, तो थोड़ा डाइटरी भी हो सकता है। तो हम लोग उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फेसिमा, एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको दवाई की जरूरत है, तो उसको पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं। ऐसी कुछ बाकी चीज, ट्रिगर कम कर दो, पोल्यूशन कम कर दो, इन्फेक्शन कम कर दो, वजन कम कर दो। जो आपको कर सकते हो उससे एक्सरसाइज करो, रिक्रूटमेंट करो, लंबी सांस ले लो, अपना योगा करो। ये सब करके आप उसका, अपना जो डिपेंडेंस है वो आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। सर एक केस था, एक हमारे कलीग हैं, उनके एक बच्चे हैं, उनके यहाँ मैं एक बार गया था, तो करीब करीब 8 से 10 साल 10 साल उनके एज है, और उनको मैंने सीओपीडी के उस बच्चे में लक्षण देखा था। बच्चों में सीओपीडी नहीं होता। अच्छा, बच्चों में एज्मा होगा। अच्छा, तो बच्चों में सीओपीडी नहीं होता। ऐसा एकदम मतलब
दूसरे लंग डिसीज हो सकते हैं जिसको हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं, लेकिन वो जेनेटिक इनहेरिटेड बहुत रेयर डिसीज है, या दूसरा के कुछ वैस्कुलाइटिस होता है जिसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन, लेकिन वो तो बहुत रेयर चीज है। बच्चों में हाँ। सीओपीडी नहीं होता या। तो वो जो बार बार खांसी आना, उनके सांस फूल रहे थे उन बच्चों को, और बिना इनहेलर के जैसे एक टैबलेट था फैक्सोफेनाडाइन, इसको और मॉन्टेलोकास्ट, ये टैबलेट वो उनको यूज कर रहे थे, वो उन्हें दे रहे थे, तो उन्हें आराम 24 घंटे के लिए मिल रहा था, हाफ डोज। लेकिन इसके बाद से उन्हें बिना इनहेलर के थोड़ी से भी अगर ज़्यादा ठंडक है तो वो खांसी हो जाता था उनमें, और सांस फूलने लग रही थी उन बच्चों को। वो क्लासिक साथ में। एजमा है, क्लासिक एजमा है। अच्छा। तो एजमा में जो ट्रिगर होता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज की वजह से होता है, कुछ लोगों को कोल्ड हवा की वजह से होता है। अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो कुछ इम्यून डेफिशिएंसी हो सकता है, कुछ इम्यून की बीमारी हो सकती है, कुछ दूसरा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एजमा तो, मैं तो बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता है मेडिकल स्कूल में देखा था, बच्चों में एजमा होता है, उसका ट्रीटमेंट भी कैसा करते हैं हमको पता है। कि जो पीक फ्लो मेजरमेंट होता है उसके पहले वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। वो जो अभी एग्जीक्यूटिव पैकेजेस आते हैं उसमें सब लोगों का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करो। अगर सिम्टम है तो ही करना है। तो उसमें एजमा में हम लोग चैलेंज करते हैं, जिस ट्रिगर के वजह से आपको एजमा हो सकता है वो चीज हम करके देखते हैं, और आपका ब्लड फ्लो जकड़न हो गई, इसका मतलब एजमा का डायग्नोसिस, उसको ब्रोंकोपल्मोनरी मेथाकोलिन चैलेंज बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, एक में बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ, अगर पूरे शो में लोगों ने सिर्फ यही उठा लिया ना तो काफी है। तो बच्चों की अलग बात है, बुजुर्गों में कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसा एजमा चालू हुआ तो बोलते हैं उसका कुछ ट्रिगर होगा। तो क्या ये एलर्जी है? तो एलर्जी है तो क्या इओसिनोफिल बढ़ गए, फिर आईजी लेवल चेक करेंगे, फिर ये एंटीबॉडी, हम हमारा बहुत बहुत महंगी दवाई है अमेरिका की, सब आके साले बेचेंगे उधर। वो दवा का वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। वो एकदम रेयर केसेस में जिनका आईजी लेवल बहुत हाई है, उनमें दवा स्नोफिल एकदम भी हाई। टकाटक है। ओमालीजुमैब करके दवा है, उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो विश्व का फ्यूचर है, हम लोग अभी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया में इतना इतना इस्तेमाल नहीं होता। बहुत ही एलर्जिक ये है तो ओमालीजुमैब करके एक दवा है। लेकिन ये एलर्जी का ट्रिगर क्या है, ये पता करने के लिए एलर्जी टेस्टिंग होता है। और मेरा ख्याल ये है कि ये टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है ना, एलर्जी टेस्टिंग, अभी मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा एग्जीक्यूटिव था अमेरिका में, वो इंडिया चला गया। उसको कहते हैं आपको वो जो ये होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, धूल, धूल धूल। धूल की वजह से है आपको। अरे अगर इंडिया में रह रहे हैं और धूल की वजह से अस्थमा है तो क्या करे, मतलब हवा में घर बनाते तो शायद लोग देखते, दश्त में रहते थे और तामीर की आदत भी थी, दश्त में रहते तो होगा ना धूल से कुछ। तो मेरे एक पेशेंट का एलर्जी टेस्टिंग किया, उसको एलर्जी ने बोझ लिया कि भाई आप फूलों से दूर रहे, फलों से दूर रहे, जानवरों से दूर रहे, और इंसानों से दूर रहे। तो बोला क्या फिर वो आदमी इलॉन मस्क के साथ दोस्ती बना के मार्स पे चला जाए? तो रहे तो कहाँ रहे? तो एलर्जी टेस्टिंग ना बहुत ही कम लोगों में करना चाहिए। ये जो पैनल्स होते हैं ना, ये पैकेट पकड़वाते हैं कि ये एलर्जी टेस्टिंग करके देखो, कुछ उसका फायदा नहीं है। ये मेरा ऐसा, मेरी राय है, बहुत ही कम लोगों में जिनको एकदम अबनॉर्मल कुछ एलर्जी है उनका पैच टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पूरे पकड़ पकड़वा लिया और किया कि एलर्जी टेस्टिंग करो तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है, उसके रिजल्ट एकदम नॉन स्पेसिफिक हो से उसका कुछ फायदा ही नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चों में अगर आप थोड़ा, माँ बाप थोड़ा सोच ले कि पहले मेरे स्कूल में 10,000 बच्चे थे, एक को भी पीनट एलर्जी नहीं थी, या शायद हमको पता नहीं था लेकिन पता नहीं था। तो कुछ लोगों को ऑरेंज डाई का एलर्जी होता है, जो ऑरेंज डाई डालते हैं ना, काला खट्टा में डालते हैं, वो बर्फ का गोला है उसमें डालते हैं, कलरिंग में। तो आपका बच्चा खांस रहा है
और एजमा है तो डॉक्टर के पास जाओ, वो सब ठीक है, लेकिन माँ हम्म, बाप भी ये सोचे कि क्या ऐसे उनके फूड में कुछ है जिसको हम एलिमिनेट करके वो एजमा मिटा सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्लियों से एलर्जी होती है, हम्म, तो घर ने अगर नई बिल्ली ले ली, अगर आप ऐसे घर में मूव हो गए जहां पहले बिल्ली थी, तो बिल्ली के हम्म, बाल अभी गिरे हुए हैं। हम्म, अभी पहले तो जब मैं बच्चा था इंडिया में, हम्म, तब फर्श होता था जमीन पे, हम्म, जब इंडिया में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि कारपेट्स है या प्लाईवुड है। अगर हम्म, कारपेट्स है, कुछ कुछ बड़े जो अमीर लोग हैं उनके घरों में कारपेट्स होते हैं, तो कारपेट्स में वो फाइबर्स में वो बचा रहता है, वो सब छोटे छोटे एलर्जिक किए, तो उसका प्रोफेशनल क्लीनिंग कर दिया या पूरे घर का प्रोफेशनल क्लीनिंग कर दिया। कुछ लोगों को, अगर वो देहात में रहते हैं, तो वो जो वो मुर्गियाँ पालते हैं, तो उनका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसका जो डस्ट होता है, कुछ लोग जू के नजदीक रहते हैं या कचरे के नजदीक रहते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक डस्ट होता है, उसके वजह से भी एस्मा के इरिटेंट्स या फोकस आ सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान देना जरूरी है कि एस्मा का ट्रिगर क्या है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट पे उतर आए, कि तो मतलब, जिनको डस्ट से हो वो। हाँ, कुछ लोगों को डस्ट से होता है, उन लोगों को कॉकरोच से हो सकता है, बिल्ली की वजह से हो सकता है, डाय की वजह से हो सकता है। मतलब जैसे हम बिल्ली लोग, या फिर कुत्ते इन सब से या अगर होता है तो कुत्ते वो से घर से हटा कुत्ते से सकते हैं। हाँ, कुत्ते से कम होता है, लेकिन कुत्ते से भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सबसे क्या कॉमन सोचते हैं डस्ट का है। ना, सबसे कॉमन, हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि अगर आपको गब्बर गोली मार देता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, मतलब गोली कहाँ लगी है, खून कैसे रुकवाए। अरे गब्बर को ही हम्म, ठोक दो ना। गब्बर ने गोली मारने के बाद वो गोली का ट्रीटमेंट करने से अच्छा है गब्बर को ही ठोक दो ना। तो जो हम्म, आपको एस्मा को ट्रिगर कर रहा है, कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से होता है, हम्म, जैसा मैंने कहा कि पेप्सी, कोक, थम्स अप, ऐसा फैंटा कुछ पिया, तो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से होता है। कुछ लोगों को उसका ट्रिगर होता है रिफ्लक्स की वजह से, हम्म, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। तो उसका सिंपल ट्रीटमेंट है, अगर सोते समय आप एक तकिया लेते हो तो दो ले लो, हम्म, शायद वो कॉफ ये सब प्रॉब्लम मिट ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर थोड़ा सिम्टम है तो भाग दौड़ के कुछ ट्रीटमेंट या कुछ दवाई, कुछ केमिकल्स डालना चालू कर दिया आपके बॉडी में। सिंपल चीजें कर सकते हो कि आप स्नोर करते हो रात को, अगर आप पीठ के बल सोते हो, उससे अच्छा हम्म, है कि साइड पे सो दिए, तो हम्म, स्लीप एपनिया कम होता है, हम्म, रिफ्लक्स भी कम होता है। और कसरत और वजन कम करना, ये ये ट्रीटमेंट है ना, ये हम्म। अपने हाथ में, और किसी भी बीमारी पे चलेगा ये। अगर दर्शकों को कोई कंफ्यूजन हो, अगर आप भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आप भी उस 19% में से हैं, तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि इसके बारे में मैं उन आपसे सवाल पूछूं और दर्शकों तक पहुंचाऊं। जैसे सबसे पहला जो एपिसोड था हमारा, उस पे जिम वाला एपिसोड हमने शुरू किया था कि जिम में हार्ट अटैक की वजह से, उसमें एक दर्शक ने सवाल पूछा कि अगर हम जब जिम जाते हैं और उसके बाद जो हमें खाने की डाइट जो होती है वो हमें कब कब करनी चाहिए, क्या हमें तुरंत खाना खाने के बाद जिम कर लेना चाहिए या फिर जिम करने के तुरंत बाद खाना चाहिए, चलना चाहिए। ये सारे सवाल वो दर्शकों ने हमसे पूछा था। तो मैंने सोचा कि आपसे ये पूछूं कि सर आप क्या कह रहे हैं कि क्या तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद हमें जिम क्या करना होता है ना, चाहिए। खाना खाने के बाद हम्म, वो स्टमक में खाना होता है ना, तो हम्म, खाने को हजम करने के लिए खून का सप्लाई स्टमक हम्म, के तरफ जाता है, तो ज्यादा जाता है। तो बाकी के बॉडी के लिए खून की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता थोड़ी कम है, तो खाना हम्म, खाने के इमीडिएटली बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हम्म। और और एक्सरसाइज सर, करने के बाद, सॉरी, हाँ नहीं नहीं बताइए सर। और एक्सरसाइज करने के बाद आप पूछ रहे हो कि कब खाना खा सकते हो। हम्म, आप तब भी खाना खाओ जब आपको भूख लगी है, एक हम्म, सिंपल चीज है। हम्म, तभी खाना खाओ, आपको भूख लगे। आपको याद है हमने शायद 1 या 2 हफ्ते पहले वो डायबिटीज पे शो किया था, हम्म, तब हमने बात की थी कि वो हम्म, मजदूर है, उनका हमको काम कम करना है ना। तो हम्म, हमने थोड़ा खाना खा लिया, फिर वो मजदूरों का काम चालू हो गया, वो शुगर हम्म, ठिकाने लगाने। इसलिए ऐसा बीच बीच में स्नैकिंग जो करते हैं ना, वो सबसे हम्म, बुरी बात है।
कि हमको भूख भी नहीं लगी है, चिप्स का पैकेट देख लिया उठा लिया, कोई जा रहा है जलेबी देख ली, समोसा उठा लिया, जब भूख लगी है तब मजे से खाना खाओ, चैन से खाना खाओ। को उम्मीद है कि ये पूरे समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। हम अगले एपिसोड में जब हम शूट करेंगे तो ये सवाल ज़रूर हम पूछेंगे आपका। और आपको ये कैसा लग रहा है शो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ख़ास शो डॉक्टर साहब को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक हमें और डॉक्टर रवि गोडसे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।